पहले आपका पूरा बेसिक, जो भी मैं आपका सी का कोर्स पढ़ा रहा हूँ उसमें पहले पूरा आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। डे वन में आज अपन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। डे वन का ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। चलिए, तो पहले बात करते हैं कि जब सी की बात करते हैं तो सी क्या है। देखिए, अब सी की बात की जाती है तो सी क्या है, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है, राइट। अब सी की की जाती है तो सी कौन सी लैंग्वेज है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जिसे डेनिस रीची ने इन्वेंट किया था। डेनिस रीची ने कब इन्वेंट किया था, 1972 में डेनिस रीची ने इसे इन्वेंट किया था। और कहाँ पर इन्वेंट किया था, AT&T बेल लेबोरेटरी में, ठीक है। सी को अपन एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी सी है वो एक पूरे प्रोसीजर पे वर्क करती है। अब प्रोसीजर का मतलब क्या होता है सर, समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल कि आप 11th 12th में नॉर्मल 11th 12th MP बोर्ड से पढ़ रहे हो, ठीक है। एग्जाम देने जाओगे, जब एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर जेई की क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव तो आएंगे नहीं, डायरेक्टली पूछेंगे ना कि आपको ये क्वेश्चन, जो मैथ्स का पेपर है इसमें आपको ये सॉल्व करना है। तो उसमें आप क्या करोगे, पहले सॉल्व लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताओगे कि मैंने इस प्रोसेस में ये काम किया है। वैसे ही सी लैंग्वेज होती है। सी लैंग्वेज एक पूरे प्रोसीजर पे वर्क करती है आपके। इसका मतलब कि आपको उसकी पहले हेडर फाइल डिफाइन करनी पड़ेगी, हर एक प्रोसेस बतानी पड़ेगी, तब जाके आपको आपका डिजायरेबल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, आपके नोट्स में काम आएगा। तो ये समझ में आया कि सी क्या होती है। और इसे डेनिस रीची ने इन्वेंट किया था 1972 में, 18 में। अच्छा, इन्वेंट क्यों किया था, बात ये आती है, कभी कोई भी पूछ ले कि सी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को डेनिस रीची ने इन्वेंट क्यों किया था। अब कोई पर्पस तो होगा ना इन्वेंट करने का, डायरेक्टली तो इन्वेंट कर नहीं दिया होगा कि उन्हें मजा आ रहा है कि हाँ भाई चलो आज फ्री बैठे तो अपन सी लैंग्वेज को इन्वेंट कर लेते हैं। ऐसा काम तो उन्होंने किया नहीं होगा ना। तो उन्हें एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपन जिसे बोलते हैं, उस सिस्टम के लिए उन्हें एक लैंग्वेज चाहिए थी। अब उन्हें वो लैंग्वेज तो मिल नहीं रही थी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक लैंग्वेज चाहिए थी और उन्हें वो लैंग्वेज नहीं मिल रही थी। तो उस लैंग्वेज के लिए उन्होंने सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उन्होंने किसको इन्वेंट किया, सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया, ठीक है। अब बात तो की थी कि उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इन्वेंट तो किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1972 से जो सी लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ था वो आज तक अपन को सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। यानी कि सी और C++ को बेस माना जाता है। क्या माना जाता है, बेस माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सी लैंग्वेज के पहले पहले और लैंग्वेज नहीं थी, बहुत सारी लैंग्वेज थी, लेकिन एक सी लैंग्वेज है एकमात्र ऐसी जिसे हम आज तक यूज कर रहे हैं। बाकी फॉर्चन थी, बहुत सारी लैंग्वेज थी, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि सी क्या होता है और उसे अपन ने इन्वेंट क्यों किया था, ठीक है। सी एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सी एक जनरल पर्पस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पूरा, कभी आप सी का कोड लिख रहे हो, आपको सी में कोडिंग करनी है तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कभी आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो आपको आपका डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिलेगा। कैसा आउटपुट नहीं मिलेगा, डिजायरेबल, ठीक है। इसे डेनिस रिची ने 1972 में इन्वेंट किया था। कहाँ पर इन्वेंट किया था, AT&T बेल लेबोरेटरी में, ठीक है। एक ये पोर्टेबल लैंग्वेज। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर सी मिडिल लेवल लैंग्वेज में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है ये समझना पड़ेगा आपको। उससे पहले, उसके बाद ये इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, कि सी मिडिल लेवल लैंग्वेज में आती है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा है कि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है और कुछ बुक्स में लिखा है कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे मतलब जो भी प्रोग्रामर्स रहते हैं वो डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट कर देते हैं कि बस सी क्या होता है ये बता देते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि आपको प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या होता है इन प्रोग्रामिंग, सिंटेक्स रेफर टू द सेट ऑफ द रूल्स एंड स्ट्रक्चर दैट डिफाइन हाउ कोड मस्ट बी रिटन एंड ऑर्गेनाइज इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या होता है, अरे बताया जाता है कि आपको कोडिंग करनी है, आप प्रोसीजर फॉलो करना है तो किस तरीके से करना है उस प्रोसीजर को फॉलो, ठीक है।
जैसे कि अपन को टीचर समझाते हैं ना कि बेटा तुम्हें कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मेट में लिखोगे ना तो वो अच्छे नंबर देगा। जैसे कि आपको कहा जाता है कि कॉलेज में आपको कोई भी पेपर लिखना है तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखा करो। पॉइंट्स में क्यों लिखा करो? कि मान लीजिए कि आपका कोई पॉइंट्स रॉन्ग भी हो जाता है तो बाकी पॉइंट्स को देख पाएगा। आप कभी पूरा पैराग्राफ देखोगे तो पूरा पैराग्राफ तो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा ना। बट आप कभी कीवर्ड्स में लिखते हो तो कीवर्ड्स थोड़ा इंटरेक्टिव रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर सिंटेक्स बताता है कि कभी आपको सी की कोडिंग करनी है, कभी आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना है तो उसे आपको किस तरीके से फॉलो करना है। तो सिंटेक्स क्या बताता है कि आप कभी सी में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो वो किस तरीके से लिख रहे हो, ठीक है। वो लिखने का तरीका आपको सिंटेक्स बताएगा। कौन बताएगा? सिंटेक्स। आप सभी को क्लियर है ये सिंटेक्स क्या होता है? बस थंब दे दीजिए कि हाँ क्लियर हो गया मुझे। बताइए अभी तक जो पढ़ा है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शेट में क्या आया? क्लियर? ठीक। इसको थोड़ा इधर रख देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इसकी फोटो ले लिया आप सबने? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी नोट्स के काम आ जाएगा ये सब। ठीक। अब हेडर फाइल समझते हैं कि हेडर फाइल क्या होती है। देखो हर एक की अपनी एक पहचान होती है, ठीक है। किसी के अपने पापा के नाम से होती है तो किसी के अपने काम से होती है, ठीक है। अब जो सी की हेडर फाइल है, सी की हेडर फाइल क्या रहती है? जो सी की हेडर फाइल है, जो सी लैंग्वेज है उसकी जो पहचान होती है वो किससे होती है? उसकी हेडर फाइल से होती है। देखो मैंने अभी कहा आपको कि हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी है, किसी के अपने काम से होती है तो किसी के अपने पापा के नाम से होती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को आपकी जो आइडेंटिटी है वो अपने काम से बनानी है, अपने पापा के नाम से नहीं बनानी है, ठीक है। तो अपनी जो अब सी की जो आइडेंटिटी होती है कि सर आपने बोल तो दिया कि आपको सी लैंग्वेज में कोडिंग करना है, लेकिन वो कोडिंग करना कैसे ये तो बता दीजिए। तो वो जो कोडिंग करना है वो तो आप कर लोगे, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई सामने वाले को पता तो चलना चाहिए कि हाँ ये सी का कोड लिखा है। तो सी का कोड लिखा है वो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? तो वो उसको पता चलेगा उसकी हेडर फाइल से। किससे पता चलेगा? उसकी हेडर फाइल। सर आपने बोल दिया कि उसकी हेडर फाइल से पता चलेगा, आप ये भी बता दो कि उसकी हेडर फाइल होती क्या है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेडर फाइल। इन सी प्रोग्रामिंग अ हेडर फाइल इज यूज्ड टू डिक्लेयर द इंटरफेसेस टू फंक्शंस एंड अदर रिसोर्सेज। अब सर ये आपने बता दिया कि ये जो बुक में लिखा था वो तो आपने लिख के बता दिया। अब ये बता रहे कि आप इंटरफेसेस की बात की है, तो इंटरफेसेस क्या होता है? तो इंटरफेसेस से अपन डायरेक्टली समझते हैं। इंटरफेसेस अभी आप जावा और इनमें पढ़ोगे, मतलब आपको ना सी में है ना सी प्लस प्लस में। हाँ लेकिन इंटरफेसेस एग्जिस्ट करते हैं। इंटरफेसेस करके कोई टॉपिक नहीं है आपको सी और सी प्लस में, लेकिन इंटरफेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटरफेस क्या होता है मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जब जावा में पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से काम होगा। तो इसको अपन इंटरफेस क्या होता है एक स्टोरी मतलब कहानी से समझते हैं कि व्हाट इज इंटरफेस, ठीक है। देखो शादी में जाते हैं, ठीक है। शादी में जो भी काम करना रहता है, मतलब अपन सब शादी में गए, बच्चे सब शादी में गए, ठीक है। किसी के अपने रिलेटिव की शादी है तो जो भी काम करना है वो काम किसे करना है? बच्चों को करना है। लेकिन वो काम बताने वाला कौन है? वो काम बताने वाला कौन है? बड़े घर के और मोस्टली क्या रहते? फूफा जी रहते। मोस्टली फूफा जी ने ये काम बताया, किसी और ने फूफा जी को काम बताया कि फूफा जी अरे यार ये काम करना है। अरे तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम करेंगे ना काम। बोलते कि मैं काम कर दूंगा, ये फूफा जी बोलते तो यही है कि काम मैं करूंगा। लेकिन करते कौन है? उनके चाइल्ड्स। कि बेटा जाइए काम करना है, और अपन बोल भी नहीं पाते, शर्म सौदे की बात होती है कि शादी में गए यार, फूफा जी को मना भी नहीं कर सकते, इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो मोस्टली आपको क्या समझ में आ रहा है कि काम ले तो लिया किसने था? फूफा जी ने लिया था, लेकिन कर कौन रहा है? उनके बच्चे, मतलब छोटे, अपन छोटे थे यानी कि उनके बच्चे जैसे ही है। तो काम लिया फूफा जी ने, लेकिन कर कौन रहा है? उनकी इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, मतलब बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट भी अभी आपको नहीं पता होगा। तो काम बड़ों ने लिया लेकिन कर कौन रहे? बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इंटरफेस का काम रहता है। अपन ने कुछ दिया है, अब मैंने कुछ बोला कि भाई सुन मुझे ये प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो इंटरफेस बोल देगा भाई तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं करूंगा ना, ये काम मैं करूंगा। तो इंटरफेस अपने अंदर की जो फंक्शंस है, प्री डिफाइंड फंक्शंस, क्या इंटरफेस टू फंक्शन बोला है ना, तो उसके अंदर की जो फंक्शन है इंटरफेस उन फंक्शंस को बोलेगा कि भाई मुझे ये काम मिला है लेकिन ये काम मैं नहीं करने वाला, ये काम करेगा कौन? तू करेगा। तो जो काम बताता है
वो कौन है? इंटरफेस है। मतलब आपने काम बताया लेकिन वो काम जो करवाता है वो कौन है? इंटरफेस है। तो इंटरफेस वो चीज होती है कि वो खुद कुछ नहीं करेगा और उसको काम पता है, लेकिन वो काम करवाएगा किससे? उसके अंदर के जो, अब सी में है, सी में तो फंक्शन से वो काम करवाएगा, जावा में उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस से करवाएगा। तो इंटरफेस समझ में आया कि नहीं? कि एक और बार ओवरव्यू दूं इंटरफेस का? जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं? थंब दे दीजिए। ओके, या थंब कुछ भी लिख दीजिए। इंटरफेस क्या होता है कि, और एक और बार बताऊं? आगे समझ में इंटरफेस क्या होता है? अरे नॉर्मल सी बात है कि वो फूफाजी होते जो शादी में खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बोलते हैं कि भाई हाँ मैं बैठा हूं ना, तू चिंता क्यों कर रहा है, हम करेंगे काम। और करेगा कौन? उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस, यानी कि अपन छोटे, ठीक है। चलिए, तो ये इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हेडर फाइल समझ में आई कि नहीं आई? हेडर फाइल क्या होती है? एक आइडेंटिटी की तरह वर्क करती है कि हाँ आप इस लैंग्वेज का कोड कर रहे हो, ठीक है। हेडर फाइल वो होती है। अब सी की हेडर फाइल क्या है सर, ये भी बता दीजिए। तो सी की हेडर फाइल होती है, तो हटा दो यार इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा। हम्म सी की हेडर फाइल क्या होती है? हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा सी की हेडर फाइल। मैं एक काम करता हूँ, वर्ड एक्सेल स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या हो गया? हाँ, डीए से पढ़ेंगे। पढ़ाता हूँ, मेरे यूट्यूब पे चैनल भी ऐसा यार, एजुकेशन ट्यूटोरियल के नाम से। तो ये चीज़ें आपको, ये अभी जो भी क्लासेस हो रही है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मेरा चैनल है, तो मैं वो व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा इसकी। व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इसके अपन हेडर फाइल की बात कर रहे हैं ना, रुक जाइए, मुझे वो MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ इसके लिए। चलिए एक काम करते हैं, रुक जाइए। हम्म इसी पे जाते हैं। हम्म अब जो सी की हेडर फाइल है, वो सी की हेडर फाइल क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। अब सर ये हैश इंक्लूड stdio.h तो बोल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अब कुछ बोलते हैं कि नहीं, आपको कभी सी का कोड लिखना है तो ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि इसकी जरूरत है, लेकिन हर एक चीज का अपना एक मीनिंग होता है। भाई कुछ भी चीजें हवा में नहीं बनी है, ठीक है। कि हाँ चलो आपने ये आइडेंटिटी दे दी इसी की, बस हो गया काम। तो ऐसा नहीं होता है, हाँ। हर एक चीज का अपना एक मतलब होता है। तो यहाँ पर जो ये हैश है, इस हैश को अपन बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। इस हैश को अपन क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। तो सर ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स क्या होता है? बताऊंगा, थोड़ा शांति तो रखिए। तो हैश क्या होता है? यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स होता है। अपन हैश को क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अब जो एसटीडी है, एसटीडी एक स्टैंडर्ड होता है। एसटीडी का मतलब क्या होता है? एसटीडी, एसटीडी को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, और ओ का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। तो सर देखिए, अब ये एस टी डी यानी कि स्टैंडर्ड, आई का मतलब इनपुट और ओ का मतलब आउटपुट, ये एक लाइब्रेरी है। क्या है? ये एक लाइब्रेरी है। और किसकी लाइब्रेरी है? भाई अपन कोडिंग किस में कर रहे हैं? सी में कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक सी की लाइब्रेरी होती है। तो एस इंक्लूड एस टी डी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, इनपुट का मतलब इनपुट, ओ आई का मतलब इनपुट, और ओ का मतलब आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये एक लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है, जिसमें अपन को सी के प्री डिफाइंड फंक्शन मिलेंगे। क्या मिल जाएंगे? सी के प्री डिफाइंड फंक्शन। तो सर सी के प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या होता है? सी के प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब होता है कि जिसके द्वारा अपन कोडिंग कर पाएंगे, ठीक है। वो फंक्शंस जिससे अपन कोडिंग कर पाए। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है? कि पहले से उनका कुछ काम फिक्स है कि भाई तुझे ये काम करना है, यानी कि करना है। अब मेरी बात सुनना, जैसे कि अपन बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। सभी बीटेक वाले ही होंगे आई थिंक। वो बीटेक या फिर एमसीए वाले, राइट? एमसीए या बीटेक वाले होंगे सभी, ठीक है। तो अपन मान लीजिए बीटेक बीटेक कर रहे हैं, ठीक है।
तो हर एक की अपने जैसे कि मेरा कॉलेज चमेल देवी CDJ, तो मेरे कॉलेज में क्या है कि हर एक का अपना एक पार्टीशन है। जैसे कि CDIPS की बिल्डिंग अलग है, CDGI की बिल्डिंग अलग है, बीटेक वालों की बिल्डिंग बिल्डिंग अलग हो गई, कॉमर्स वालों की अलग हो गई, और फार्मेसी वालों की बिल्डिंग अलग हो गई। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि बीटेक वालों की लाइब्रेरी में, मतलब बीटेक वालों की जो बिल्डिंग है उसमें फार्मेसी की लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी? ऐसा है क्या? अच्छा, मान लीजिए कि तीनों लाइब्रेरीज मर्ज है, यानी कि कॉमर्स की भी बुक्स आपको उसी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, फार्मेसी की भी उसी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, और जो इंजीनियरिंग बुक्स है वो भी उसी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। हर एक की बिल्डिंग एक अलग होती है कि हाँ, फार्मेसी की ये बिल्डिंग होगी, कॉमर्स वालों की ये बिल्डिंग होगी, हर एक की बिल्डिंग्स अलग होगी, प्लस में हर एक की लाइब्रेरीज भी अलग अलग होगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि भाई इंजीनियर्स को समझ में आ जाए कि हाँ, तुम्हारी लाइब्रेरी यहाँ पर है ना, तो सिर्फ तुम्हारी इस बुक्स मिलेगी, तो उन्हें बुक्स ढूंढने में आसानी होगी। वैसे ही यहाँ पर भी जो आपने stdio.h लिखा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसमें क्या रहता है, सी के प्रीडिफाइंड फंक्शंस रहते हैं। सी के प्रीडिफाइंड फंक्शन से अपन क्या कर पाते हैं कि सी के कोड्स लिख पाते हैं। सी के कोड लिखने में अपन को कोई भी दिक्कत नहीं होती। ऐसे अब सी के जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस है सर, वो प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी क्या है, ये भी बता दीजिए। तो एक होता है प्रिंटफ होता है, और एक क्या होता है, स्कैनफ होता है। ये दो सी के प्रीडिफाइंड फंक्शंस है जिसका अपन पूरी सी लैंग्वेज में यूज करने वाले है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और भी फंक्शन होते हैं सी के, जैसे कि मैंने इस चार्ट में आपको बताया कि जो सी के प्रीडिफाइंड फंक्शंस है, तो ये सारे सी के प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं जो आपको stdio.h लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। ठीक है। अब सर, तो आपने तो STDIO का मतलब बताया कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है ये, ठीक है, जिसमें अपन को सी के प्रीडिफाइंड फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है। एक और बार, अभी नहीं समझ में आया, एक और बार समझाते, कहाँ से नहीं आया? STDIO से कि पूरा प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी हेडर फाइल से? कहाँ से नहीं आया? ये पूरा समझाना क्या, कि STDIO का मतलब समझाऊं? चलो पूरा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, हैश का मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज। हैश का मतलब क्या होता है? ठीक। देखो, हैश का मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्ट हैश का मतलब क्या होता है, सिंपल आप लिख लो, प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि अपन इसका यूज क्यों करते हैं। STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इनपुट, और ओ का मतलब होता है आउटपुट। ये STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये एक लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है, जिसमें आपको सी के प्रीडिफाइंड फंक्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जो अपनी सी लाइब्रेरी है, सी जो हेडर फाइल है, उसमें अपन को stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको सी के प्रीडिफाइंड फंक्शंस मिलेंगे, जिसका आप यूज करके डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्रिंट एफ का अपन यूज क्यों करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, स्कैन एफ का भी यूज क्यों करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अब प्रिंट एफ में अब इनके ही द्वारा आप कोडिंग कर पाओगे, जो भी मतलब पूरी सी लैंग्वेज है वो इनके बिना अधूरी है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है। और ये किस लाइब्रेरी में मिल रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में मिल रहे हैं। ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, अब डोटेज क्या है, डोटेज एक एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन। डोटेज आपका एक एक्सटेंशन है। ठीक है। अब जो ये stdio.h है, ये stdio.h है, और जो ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है इंक्लूड, ये बीच में इंक्लूड क्या कर रहा है, इन दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है। देखो, इंक्लूड का मतलब ही क्या होता है, नॉर्मल सी बात है। इंक्लूड का क्या मतलब होता है? इंक्लूड का मतलब होता है लिंक करना। क्या होता है? लिंक करना। ठीक है। तो जो ये इंक्लूड है यहाँ पर, इस प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स को एक stdio.h से लिंक करने का काम कर रहा है। इंक्लूड क्या काम कर रहा है, जो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है उसको stdio.h से लिंक करने का काम कर रहा है। अच्छा, अब ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स को stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी से लिंक करने का काम क्यों कर रहा है, बेसिकली ये समझ में नहीं आया। तो वो लिंक करने का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका जो प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है ना, वो एक पाथ प्रोवाइड करता है। क्या कर रहा है? एक पाथ प्रोवाइड करता है जिससे आपका सी का कोड रन कर पाए। भाई stdio.h एक लाइब्रेरी में मानता हूँ, और उसमें सी के प्रीडिफाइंड फंक्शन है ये भी मानता हूँ, और मैं ये भी चीज मानता हूँ कि उसके बिना आपकी सी की कोडिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको जो पाथ प्रोवाइड कर रहा है ना, वो आपका प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव प्रोवाइड कर रहा है। अब ये इंक्लूड क्या कर रहा है, इस प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स को इस stdio.h से लिंक करने का काम कर रहा है, और जिससे आपकी कंप्लीट एक हेडर फाइल बन रही है। क्या बन रही है? जिससे आपकी कंप्लीट एक हेडर फाइल बन रही है। आया कि नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? अरे हाँ कि ना?
चलिए। ठीक है, अब करें स्टार्ट वापिस। चलो आगे बढ़े। अ, इसमें देखते हैं। ठीक, ये हो गया होगा। हम्म, आप समझते हैं फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी, ठीक है, कि फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है सी का। ये सब चीज़ हटा दो, मैं डायरेक्टली कोड करके बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैं डेवलपमेंट सी प्लस प्लस ले रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी कंपाइलर ले सकते हो, लेकिन बेसिकली कभी आप एक बिगनर लेवल के प्रोग्रामर हो तो आपको भी यही लेना चाहिए। आई सजेस्ट कि आप यही लोगे, सी प्लस प्लस तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैंने क्या किया, आपको कभी सी का कोड लिखना है तो उसकी आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, और उसकी आइडेंटिटी क्या है, stdio। जाओ। अब देखो, आपको जो भी कोड लिखना है वो एक मेन फंक्शन में लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, मेन फंक्शंस के अंदर लिखना पड़ता है। और सी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या है, एक मेन फंक्शन है, ठीक है। आप जो भी कोडिंग करोगे ना, इस वॉइड मेन की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर तक करोगे, ठीक है। वॉइड मेन क्या है, एक मेन फंक्शन है। आपको कभी सी का कोई भी कोड लिखना है तो इस वॉइड मेन की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी से ही आप लिखोगे, मतलब ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर ही आपको लिखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कभी सी का कोड लिखना है तो उसको मेन फंक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब समझते हैं। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी। तो फर्स्ट प्रोग्राम जैसे कि परंपरा रही है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखो या कहीं पे भी देखो, वो फर्स्ट प्रोग्राम क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड का। तो अपन भी लिख के देखते हैं एक हेलो वर्ल्ड। तो मैंने क्या बोला, हाँ, प्रिंट एफ और स्कैन एफ दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक प्रिंट एफ होता है, stdio.h लाइब्रेरी के दो प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। तो अभी मैं आपको प्रिंट एफ का मतलब बता देता हूँ कि प्रिंट एफ का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आ जाओ, प्रिंट एफ समझते हैं। प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ के अंदर आप डबल कोट्स में कुछ भी लिखोगे तो वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। मतलब प्रिंट एफ के अंदर डबल कोट्स में आप कुछ भी लिखोगे तो वो एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा किया और यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। और यहाँ पर सेमी कॉलम, ठीक है। हाँ, सेमी कॉलम क्या बताता है, एक एंड ऑफ द प्रोग्राम बताता है। सेमी कॉलम क्या बताता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम, कि यहाँ पर मतलब एंड, सॉरी, एंड ऑफ द प्रोग्राम नहीं, एंड ऑफ द लाइन, कि यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो सेमी कॉलम क्या बता रहा है, एंड ऑफ द लाइन। अब मैंने कहा कि पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो आपको एक आएगी एरर। जैसे कि मान लो कभी मैं सेमी कॉलम नहीं लगाऊंगा तो यहाँ पर भी एरर आ सकते हैं। पहले इसको चला के देख लेते हैं। इस कोड को मैं क्या करता हूँ, चला के देख लेता हूँ। F11 प्रेस किया और रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके आउटपुट इसकी में क्या आ रहा है। देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको ही समझ में आ रहा होगा कि सर मैं प्रिंट एफ लिखा, ठीक है, ओपन, फिर क्लोज किया और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ वो मुझे मेरे आउटपुट में दिख रहा है। आपने डबल इन्वर्टेड कोमा में हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। एक और देखिए, कभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड नहीं लिखता, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये लिख देते हैं, अब चला के देखते हैं। ये आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर प्रिंट एफ में आप डबल इन्वर्टेड कोमा में आप कुछ भी लिख रहे हो वही वही आपको आपके कंसोल में आउटपुट में दिख रहा है, ठीक है। तो प्रिंट एफ का मतलब समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। प्रिंट एफ का मतलब समझ में आ गया सभी को। अरे हाँ कि ना, आ गया। प्रिंट एफ में आप क्या करते हो, ठीक है। चलो, अब ये तो प्रिंट एफ का मतलब था, और ये आपका एक फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी होता है, ठीक है, कि आपने क्या किया है, पहला प्रोग्राम लिखा है सी का, ठीक है। हाँ, आपने पहला प्रोग्राम सी का लिख लिया। अब ठीक है।
ठीक, ये फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी है, इसकी भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कमेंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको कहा था ना कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कभी आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, सिंटेक्स को और सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते। एक ये लिखने का तरीका ही है, ये सिंटेक्स ही आपका, कि एक लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सेमीकोलम हटा दिया, सेमीकोलम हटा दिया तो क्या आएगा, एक एरर आनी चाहिए। एरर आ रही है, एरर क्या आ रही है जरा पढ़ो तो। एक्सपेक्टेड बिफोर, ये देखो सेमी कॉलम की एरर दे रहा है, दिख रहा है ये, सेमी कॉलम की एरर दे रहा है कि आपने सेमी कॉलम नहीं लगाया है, ठीक है। तो आपकी क्या आ रही है, एरर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कभी आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप कभी प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये एरर देगा, यानी कि आपका डिजायरेबल आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है डिजायरेबल, ठीक है। अब बात करते हैं कमेंट्स की, कि कमेंट्स क्या होता है सी में। अब कमेंट्स क्या होता है मतलब समझा नहीं सर, आप बताइए। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेमीकोलन लिख दिया, मेरी एरर हट जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कमेंट्स की बात करते हैं तो भाई, अभी तो मैं एक दो लाइन का कोड लिख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, लेकिन अपन तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हजारों लाइन के कोड रहेंगे, लाखों लाइन के कोड रहेंगे, तो वहां पर फिर हो सकता है। और कंपनीज में मतलब इम्प्लॉयज तो ऐसे स्विच होते हैं, जैसे कि अब आजकल तो स्विचिंग बहुत चल रही है, ठीक है। आप जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, मान लीजिए अगले दिन नया एम्प्लॉय आ गया वहां पर, तो वो उस प्रोजेक्ट पे वर्क कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो सर इसके लिए अपन ऐसा करते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि मैंने ये सेक्शन में ये काम किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, तो मैंने यहाँ पर मेरा ये लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर समझने में अपन को आसानी हो जाएगी सर। तो करके देख लेते भैया, ऐसी बात है, तो इसको चार्ज लगा देता हूँ। अभी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, अननोन टाइप, देखो एरर, एरर क्या आ रहा है, एरर में क्या लिखा है ये देखो, क्या आ रहा है, अननोन टाइप नेम, मतलब वो सिंटेक्स समझ नहीं पा रहा है कि आप भैया बताना क्या चाह रहे हो, इसमें करना क्या चाह रहे हो आपने। अब देखो, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बोलता है कि आप जो बोलोगे वो आउटपुट भी मैं आपको दूंगा, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करके दूंगा। लेकिन मुझे बताओ, मैं एक छोटे बच्चे जैसा हूँ, कंप्यूटर क्या होता है, एक छोटे बच्चे जैसा होता है, जब तक अपन उसको हर काम स्टेप बाय स्टेप समझाते नहीं वो उस काम को कर नहीं पाता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मेरा नाम ये है, मेरा नाम है, तो भाई मेरा नाम तो है, लेकिन मैंने सिंटेक्स को फॉलो किया क्या, जहाँ पर प्रिंट एफ लिखा, ये सब लिखा क्या। लेकिन मैं प्रिंट एफ भी लिखूंगा तो मेरा एक आउटपुट में ये दिखेगा, डिजायरेबल आउटपुट में शो होगा। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, देखो मैं इसको एक काम करता हूँ, प्रिंट एफ में लिख देता हूँ, किसमें लिख देता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, इस पूरी चीज को, तो आपको अच्छे से समझ में। ये देखो, ये यहाँ पर मेरा नाम है, ये भाई मुझे ये थोड़ी ना दिखाना है आउटपुट वाले को, मुझे तो बस अपने मतलब के लिए समझना है कि हाँ मुझे समझ में आ जाए। तो ये चीज भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आया था कमेंट्स का, कमेंट्स क्या बोलता है कि भाई आपको दिक्कत आ रही है ना, आप चिंता मत करो, अपन एक काम करते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है, कंपाइलर है, अब कंपाइलर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आपका जो कंपाइलर है, वो कंपाइलर क्या बोलता है कि आपका जो आउटपुट है उसका अपन क्या करते हैं, जो ये आपने लिखा है यहाँ पर मेरा नाम है, इसे आपका कंपाइलर इग्नोर कर देगा। कैसे इग्नोर कर देगा, अपन ऐसा करते हैं कमेंट की मदद से। अब कमेंट के ये दो साइन देते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। कमेंट क्या करता है कि कमेंट आपके, आपने जो भी लिखा है उससे आपका जो कंपाइलर है, भाई आप, मैंने कहा कि सिंटेक्स फॉलो करता है, तो वो सिंटेक्स फॉलो कर कौन रहा है, सिंटेक्स फॉलो कर रहा है, तो वो सिंटेक्स को चेक कौन करता है, मैंने कहा ना कि हर एक चीज में आपको सिंटेक्स फॉलो करना है, तो उस सिंटेक्स को चेक कौन करता है, जैसे कि आपने कोई भी एग्जाम दी है, तो उस एग्जाम का जो पेपर है वो कौन चेक करेगा, टीचर चेक करेगा, तो वैसे ही कंपाइलर भी ऐसे ही वर्क करता है, आपके हर एक सिंटेक्स को चेक करता है, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पर कमेंट दे दिया, ठीक है, कमेंट का जैसे कि ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, कि कभी आपको एक लाइन में कमेंट करना है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। तो आपने ये कमेंट लिख दी, तो इस कमेंट को चेक कौन करेगा, अब मैंने यहाँ पर कमेंट लिखी है, तो इसे आपका कंपाइलर इग्नोर कर देगा कि भाई ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। जैसे कि आपने एग्जाम में बताऊँ, बैक साइड में आप क्या करते हो, रफ काम करते हो, वैसे ही ये रफ काम है, ठीक है। आपने अपने मतलब के लिए वो रफ काम किया है कि हाँ मैंने ये कैलकुलेशन कर ली, इससे मेरा ये आउटपुट आ रहा है, तो मैंने उसमें लिख दिया पेपर में।
तो उससे आपके एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है ना, आपने जो भी रफ वर्क किया है उसे, उसको क्या मतलब, उसको तो कॉपी चेक करना है। वैसे ही आपने अपने मतलब के लिए ये चीजें लिखी है तो वो कमेंट में जाएगी हमेशा, ये याद रखना, ठीक है। और कमेंट को आपके कंपाइलर से कोई मतलब नहीं, और कंपाइलर को आपके कमेंट से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। वो उसको इग्नोर कर देगा। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो हाँ। ठीक है, तो कमेंट भी दो तरीके की होती है, एक सिंगल लाइन कमेंट होती है और एक मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो कमेंट का ये देख लीजिए, ये है, इन प्रोग्रामिंग कमेंट आर नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट यूज टू डिस्क्राइब द कोड मेकिंग इट डिजायर टू अंडरस्टैंड ऑफ एनी वन रीडिंग इट, ठीक है। अब कमेंट क्या होती है, एक नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब कमेंट दो तरीके की होती है, एक सिंगल लाइन कमेंट होती है और एक मल्टी लाइन कमेंट होती है, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट देख लेते हैं अपन। सिंगल लाइन तो अपन ने देख ली कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट होती है और मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो सिंगल लाइन कमेंट अपन देख लेते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन तो अपन ने देख ली, सिंगल लाइन कमेंट कैसे होगी, बस इसकी मदद से आपकी सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी। कभी आपको मल्टी लाइन कमेंट करनी है तो मल्टी लाइन कमेंट कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट यानी कि एक से ज्यादा लाइन में अपन कमेंट का यूज कर पाए तो उसे अपन मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। तो ये इसका ओपनिंग हो गया मल्टी लाइन कमेंट का, और ये आपका क्लोजिंग हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया देख सकते हैं आपकी, और देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। आईडी का सबसे मतलब जो भी कंपाइलर्स का आप यूज करते हो, नोटपैड का नहीं कह रहा हूँ, जो भी कंपाइलर्स का आप यूज करते हो उसमें क्या सबसे बेनिफिट देता है कि आप कमेंट्स मतलब कलर चेंज हो जाता है, ये थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि हेडर फाइल का कलर ये हो गया, मेन फंक्शन का कलर अलग है, कमेंट्स का कलर अलग है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट आपको समझ में आई कि नहीं, अरे हाँ कि ना, जल्दी बताओ। आ गया। आगे बढ़े। देखो 6 मिनट है तो अपन ज्यादा तो अब पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए 6 मिनट है तो अपन ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद वाली स्लाइड कौन सी है। हाँ, अब जैसे कि मैं कंपाइलर और इंटरप्रीटर की बात कर रहा था कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है, ठीक है। तो कंपाइलर और इंटरप्रीटर देखो दोनों ही क्या करते हैं, प्रोग्राम चेकिंग का काम। अब ऐसा करते हैं कि 5 ही मिनट बचा है, तो आज की क्लासेस अपनी यही स्टॉप कर देते हैं, कल से इसको स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट होगा थ्योरी पोर्शन, उसके बाद सारे प्रैक्टिकल्स चलेंगे, ठीक है। मतलब कोडिंग ही चलेगी सभी में। हाँ, और इसका मैंने अभी प्रिंट एफ का बताया, स्कैन एफ का अपन आने वाले इसमें कल से या फिर परसों से स्कैन एफ का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब स्कैन एफ का अपन यूज क्यों करते हैं, ये सब चीजें मैं बताने लग जाऊंगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप कमेंट्स में बता दीजिए। हाँ, कोड फेल होते हैं। उसमें क्या रहता है, डेवलपमेंट सी प्लस प्लस ना एक प्रॉपर वर्क नहीं करता, लेकिन हाँ एज अ बिगनर्स के लिए वो उसके लिए अच्छा, टर्बो सी से तो अच्छा ही है डेवलपमेंट सी प्लस प्लस, ये चीजें मैंने देखी है। आपकी कुछ और आज की क्लास कैसी लगी, आप सभी को कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छी लगी तो वो भी ठीक है, नहीं बुरी लगी तो वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे। सभी को ठीक लगा क्लास, जल्दी बता दो, क्योंकि अपन कब कल से स्टार्ट करेंगे, कल लास्ट डे है थ्योरी का, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चलेगा। आज लास्ट, कल लास्ट है थ्योरी का, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल चलेगा। वैसे तो आज ही मुझे खत्म करना था, बट अब इसकी टाइम लिमिट खत्म होने में बस 10 स्लाइडें और बची है, पूरा खत्म हो जाएगा। ये आपके नोट्स के लिए अच्छा है, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। चलिए, बाकी और कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, सभी के पास मैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग जा सकते, लीव कर सकते क्लास, ठीक।